बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। 1913 के अंदर नील बोहर जो हैं उन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया। उन्होंने पहली दफ़ा बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पैथ होता है, उनका स्पेसिफिक रास्ता होता है। वो अपने रास्ते के ऊपर ही मूवमेंट करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, ठीक है, अपने रास्ते से इधर उधर नहीं जाते। अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से, ये देखें, ये अगर फर्स्ट हमारे पास के शेल है, ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर है तो वो इधर ही मूव करता रहेगा, ठीक है। अगर कोई सेकंड शेल में है तो उसके अंदर मूव करता रहेगा। ये तमाम मुख्तलिफ रास्ते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो इन रास्तों को क्या नाम दिया गया? इनको ऑर्बिट्स और शेल, या फिर इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है या फिर इनको शेल्स कहा जाता है, ठीक है। साथ एक और चीज़ बताएगी कि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब वाला शेल है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के करीब वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है ना मिनिमम होती है, वो कम से कम होती है। जिस तरह हम न्यूक्लियस से दूर दूर जाते जाते हैं, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। बुक के अंदर इसकी स्टडी करें तो 1930 नील बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम विच इज़ कॉल्ड बोहर एटॉमिक मॉडल। ये नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को क्या नाम दिया जाता है? बोहर एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक पैथ। वही बात आ गई कि एटम के एक एटम के न्यूक्लियस के जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक रास्ता होता है, जिनको क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट्स और शेल का। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन वन ऑफ दिस ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स। कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स के अंदर मूव करे तो उनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। अब वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है, करीब होता है, इट्स एनर्जी इज मिनिमम। उसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। इसको ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है एटम की। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस possess सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी। ज़ाहिर सी बात है, जो शुरू वाला ऑर्बिट है, स्टार्ट वाला जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, उसकी एनर्जी कम थी, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा। द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, ठीक है। और ये देखें ना, ये ऑर्बिट है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रॉन, अपने अपने इन ऑर्बिट्स को छोड़कर दरमियान में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे थे उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल। और ये जो शेल्स है ना, इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी मुख्तलिफ होती है अपनी अपनी। ओके, द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड फर्स्ट शेल। कि जो न्यूक्लियस दरमियान में होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के जो करीब शेल है, फर्स्ट शेल जिसको हम कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया? इसको के शेल का दिया गया। जो सेकंड शेल है जो थोड़ा दूर है फर्स्ट शेल से, उसको किसका? एल का नाम दिया गया। जो उससे थोड़ा दूर है उसको एम का, और जो लास्ट वाला है उसको एन का नाम दिया गया। वही सेम चीज़ इधर बता रहे हैं कि फर्स्ट शेल कौन सा हो गया? के शेल हो गया। Electron present fixed energy. Similarly, the second shell will also be at a definite distance from the nucleus, which will of course be greater than the first shell, and the electron present in it will also possess greater value of energy. Similarly, electrons may also be present in the third or higher shell, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। अब जितने भी शेल्स हैं ना हमारे पास, के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, एन, इनको फर्दर सब शेल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो किस तरह? ये देखें, जो हमारे पास फर्स्ट शेल है हमारे पास के, इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ठीक है। तो इसी तरह अब इनको सब डिवाइड किस तरह किया जाता है? नंबर 1 शेल जो है उसका 1 सब शेल होगा जो कि एस होगा। नंबर 2 वाले के 2 सब शेल होंगे, ठीक है, जो कि एस और पी हैं। नंबर 3 वाले के 3 सब शेल होंगे जो कि एस पी डी हैं। नंबर 4 वाले के 4 सब शेल होंगे जो कि एस पी डी एफ है। वही सेम चीज़ इधर बताई जा रही है। Each shell is further subdivided into subshell or orbits. The number of subshell present in a shell is equal to the value of n
for that shell. For the first shell n1 it will therefore have only one subshell. ठीक है, n1 में क्या होगा, वन सबशेल होगा, which is called S subshell, जिसको S subshell. For n2 there will be two subshell S and P. The second shell will therefore have two set of subshells. The third subshell n3 has three subshell SPD. The fourth shell consists of four subshell SPD and F. Okay. इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि न्यू वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।